हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ के। ठीक है, मैथ में जो भी बच्चा कमजोर है, कोई भी अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, 0/0 आती है, उसके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत आराम आराम से हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया है, जो कि आप लोगों को 70 नंबर बिल्कुल आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिया है। ठीक है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब दोनों कैटेगरी के प्रश्न हमने लिया है कि ताकि 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो पाए। वीडियो को पूरा देखना, 100% यह पेपर में आएगा जो मैं प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब बिल्कुल आराम से बताने वाला हूँ कि एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलिए 20 नंबर यहाँ पे पक्का करते हैं। ठीक है, जो वो प्रश्न करेंगे जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आपके लिए वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस बार हम लोगों को 95% चाहिए किसी कीमत पे हर एक सब्जेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, 20 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि 4 नंबर और 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। देखिए दो दो जोड़ा दिया हुआ है, बस आपको बताना है कि सअभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है। तो सबसे मेन बात यह है कि पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सअभाज्य संख्याओं का युग्म होता क्या है, तभी तो आप इसमें चूज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सअभाज्य संख्याओं का युग्म मतलब यह चीज होता है कि दो संख्याओं का अगर यस्यफ, दो संख्याओं का अगर यस्यफ की बात करें मस, तो दो संख्याओं का मस अगर एक आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि वही आपका सभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपको तो आंसर मालूम नहीं होगा, आप सबसे पहले अलग अलग निकाल कर चेक करोगे कि किसका एससे फेंक आ रहा है, वही आंसर होगा। हालांकि मैं बता देता हूं, मेरे पास समय कम है इसलिए बता दे रहा हूं कि बी जो है राइट आंसर होगा। आप निकाल कर देख लेना, 18 और 25 का एससे फेंक आएगा, बाकी इन सभी का किसी का भी एससे फेंक नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। जिसका एससे फेंक आता है वही सभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे 18 और 25 है, जैसे मैं बता भी देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे भाग विधि से चेक करके बता देता हूं आप लोगों को। जैसे 25 है और 18, तो 18 छोटा है इसलिए हम लोग छोटा का भाग देंगे 25 में। ठीक है, कितने बार भाग जाएगी, 18 कम 18, तो यहां बचेगा आपका कितना, 7। अब 7 का भाग देंगे किसमें, 18 में, तो 7 दूनी के 14, बच गया यहाँ पे 4। अब इसका भाग देंगे 7 में, तो 4 एकम 4, बच गया 3। अब इसका भाग देंगे हम लोग 4 में, तो 3 एकम 3, बच गया यहाँ पे 1। अब 1 का भाग देंगे 3 में, तो 3 बार जाएगा कट जाएगा। तो जिस संख्या से पूरा का पूरा शेषफल 0 आ जाता है वही आपका कहलाता है एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ एक आ गया ना, तो एचसीएफ एक आ गया, मतलब यही सभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जब भी आपको दे देगा आप निकाल लो एचसीएफ किसका एक आ रहा है, वही राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आधारित हमेशा एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि एचसीएफ 252 और 594, तो 252 594 का एचसीएफ दिया हुआ है 18। तो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 252 और 594 का, मतलब उन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी दिया हुआ है कि 18 होगा, एलसीएम पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड इसका चलता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए एक फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला, इसी फार्मूला पे बेस आता है। फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इसी फार्मूले पे चाहे जो भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता पाओगे। देखो एचसीएफ 252 594 का, तो ये तो आपकी पहली संख्या हो गया और ये तो आपकी दूसरी संख्या हो गया, और इनका एचसीएफ आपको दिया हुआ है 18। तो देखिए एचसीएफ की जगह तो हम लिख देंगे 18, और हमसे एलसीएम पूछा है तो भाई एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम हमसे पूछा है। बराबर पहली संख्या कितना है, 252 है, और दूसरी संख्या कितना है, 594। कितना सिंपल है, देख रहे हैं, बस कटाना तो है, कटा दो आंसर आ जाएगा। तो यहां से मैं निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 252 गुणे 594, और बटे में यहां पे आ जाएगा आप लोगों का 18 आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर काट नहीं पाते पूरा 18 से तो छोटा छोटा कर दो, बहुत सारा ऑप्शन है, 2 से कटा लो। ठीक है, तो 2 से कटा लेते हैं, कटा लो इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 12 बच जाएगा, 2 छके 12, इसे 2 से कटाओगे तो 2 9 18। ठीक है, देखो 3 से कट जाएगा, ये भी कटा लो। 3 चौक को 12 और 3 दूनी के 6, 42 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर ये 3 से कट जाएगा, कितना बार में, 14 बार में, 14 तिया 42। तो बचेगा एलसीएम में क्या है, यहाँ पे एलसीएम बच जाएगा, ऊपर तो बच गया 14 और गुड़े यहाँ बच गया 594। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8316। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 8316। देखते हैं भैया, ऑप्शन में दिया हुआ है 8316, देख रहे हो दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है, यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। तो यह फार्मूला अगर आपको मालूम है, ये वाला फार्मूला, तो यहां से चाहे कुछ भी पूछ ले। एलसीएम पूछा है, कभी कभी एलसीएम देके एचसीएफ पूछ लेता है, कभी कभी दोनों देकर दूसरी संख्या देकर पहली संख्या पूछ लेता है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपके पास ये फार्मूला है ना, जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना वैल्यू रख लीजिएगा, जो पूछा होगा उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, ज्यादा भारी नहीं है। कह रहा है क्या कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और एक दिया है x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे हल करोगे, मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बता दो, कमेंट कर दो, मुझसे पहले ही कमेंट कर दो। हालांकि मैं तो इसको हल करके बताऊंगा ही, लेकिन मुझसे पहले ही कमेंट कर दो। तो देखो दिया हुआ है, एक आपका समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2, इसको आप सिंपल समीकरण नंबर 1 रख लो। एक दिया है आपको x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 2, इसको आप समीकरण नंबर 2 रख लो। अब ध्यान दो, एक चीज माइनस में है और एक चीज प्लस में। देखिए, एक माइनस में एक प्लस, जब माइनस और प्लस में जब भी चिन्ह आ जाए माइनस और प्लस में, हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं, लिखेंगे जोड़ने पर। जब चिन्ह दोनों अलग हो, माइनस वाई प्लस वाई, हमेशा जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे क्या होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आपका 2x। 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4। अब यहां से मैं कटा दूं तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। और जब x बराबर 2 आ गया, अब x का मान उठा के चाहे समीकरण पहला में रख दो या तो समीकरण दूसरा में रख लो। तो लिखोगे x का मान पहला में रख देते हैं, तो x की जगह 2 लिखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर के 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस के 2 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस के वाई। 2 में से 2 गया तो 0, 0 बराबर वाई, मतलब कि y बराबर क्या गया 0। तो y बराबर 0 है, x बराबर 2। देखो दिया हुआ है x बराबर 2, y बराबर 0। देखो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जिसको नहीं भी आएगा ना तो मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना सिंपल वे से बता दूंगा कि उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, यहाँ पे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। जहां पे भी समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण। ये देखिए आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि का विविधकर है। अब इसका विविधकर ज्ञात करना है। कितना सिंपल मेथड चलता है विविधकर का, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर, ठीक है, डी को हम विविधकर से नोट करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आप लोगों का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां से आराम से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, रख दो। अब कहोगे कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए की वैल्यू होता है, तो ए बराबर तो मिल गया 3, और यक्स का जो गुणांक होता है वो बी का वैल्यू होता है, तो बी बराबर मिल गया माइनस के 6, और जो बचता है वो सी होता है अचर पद, तो सी बराबर 4। अब यहाँ पे बस रख दो, आंसर मिल जाएगा। तब बी का स्क्वायर, बी मतलब कि माइनस 6 का स्क्वायर, तो माइनस 6 का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुणे ए कितना है यहाँ पे देखो 3 है, और सी कितना है यहाँ पे देखो, तो सी है यहाँ पे 4 है। अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और माइनस तो ऐसे लग जाएगा, 4 चौक को 16 और 16 यहाँ 48, क्या हो जाएगा 48। अब इसे अगर हल करें तो 48 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, माइनस के 12 बच जाएगा, माइनस के 12। अब देखो ऑप्शन में माइनस के 12 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं
यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। तो जब भी विविधकर पूछे तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए विविधकर का ये वाला, और यहाँ से आप ए बी सी के वैल्यू निकाल कर रख दो, सिंपल विविधकर मालूम चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। चलो देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां था ना, हमने क्वेश्चन नंबर 6 गलत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9 का हल है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और सिंपल भी है। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, अब हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर, अब बटे में यहाँ पे दिया है 4 और बराबर में 9, पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा। सिंपल करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बराबर, यह 4 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 9 के 36। ठीक है, अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें यक्स बराबर, तो देखो ये वर्ग है और उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि वर्गमूल हमेशा आपको प्लस माइनस में निकलता है, हमेशा वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है। तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6, तो देखिए यक्स का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज से लिया गया प्रश्न है और 2022 में तो दो बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मतलब 5 पेपर कोड होता है, तो 2 पेपर की कोड में प्रश्न पूछा गया था। क्या है, इसके रूल को समझ लीजिए, आराम से लगा पाएंगे, किसी भी सवाल आ जाएगा इस बेस पे। कह रहा है कि दिए चित्र में, जो दिया गया चित्र आप देख रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। कह रहा है कि ये बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, और कह रहा है कि यदि PQ संबंधी BC बराबर 1 संबंधी 3 हो तो AP AP और बटे में PB का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए एक बात बताता हूं आप लोगों को, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, जैसे यहाँ पे त्रिभुज था ABC और एक रेखा के समांतर, मतलब इसके एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक PQ रेखा खींच दिया गया, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया, त्रिभुज 2 बना। देखिए एक तो बना ABC, एक त्रिभुज बनेगा ABC, आता था एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा APQ, त्रिभुज APQ दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि त्रिभुज के किसी एक भुजा के सम्मुख समानांतर एक दूसरी रेखाखंड खींचा गया है, वहां पे 2 त्रिभुज बन रही हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप है त्रिभुज APQ के। ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप है, जब समरूप है तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB बटे में, ठीक है, AB बटे में AP, आराम से लिख सकते हैं AB बटे में AP, तो लिखेंगे AB बटे में AP, और किसका वैल्यू दिया हमको, PQ और BC का ना, तो लिखेंगे BC बटे में PQ, BC बटे में PQ, BC बटे में PQ। ठीक है, बस इस भुजा की काम ही नहीं है हमारे, AC बटे में AQ, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं दिया कि इसका मतलब लें। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को 2 त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए हम लोग संगत भुजाओं को समानुपात में लिए हैं। ठीक है, अब देखिए AB, तो देखिए AB को मैं लिख सकता हूं क्या, AP प्लस PB, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको आराम से लिख दूंगा AP प्लस PB और बटे में आपका है AP बराबर BC बटे PQ। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, PQ संबंधे BC, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे PQ संबंधे BC बराबर दिया है 1 संबंधे 3, अगर इसको ऐसे लिखूं PQ अब बटे में BC, तो हो जाएगा 1 बटे 3, मतलब BC का वैल्यू 3 है, PQ का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपका आ गया BC, तो BC का वैल्यू 3 लिख देंगे और PQ का वैल्यू 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा AP प्लस PB बराबर, या गुणा करेंगे तो 3AP आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PB रहने दीजिए, इधर आपका 3AP है, तो 1 AP उधर जाएगा तो माइनस के AP हो जाएगा,
तो बच जाएगा पीबी बराबर, यहाँ पे बच जाएगा 2 AP, क्योंकि 3 AP में से 1 AP चला जाएगा तो 2 AP बचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकाले यहाँ पे पीबी और ये एपी आप लोगों का गुणा में इधर आएगा तो एपी भाग में हो जाएगा, तो एपी बराबर बच जाएगा ऊपर 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, एपी और पीबी का अनुपात, एपी और पीबी का अनुपात पूछा था। तो देखिए एपी एपी असंबंधे पीबी का अनुपात पूछा है, तो एपी का वैल्यू कितना है 1 और पीबी का वैल्यू कितना है 2, मतलब 1 संबंधे 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 1 संबंधे 2। तो देखो दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल दिया होगा 1 संबंधे 2, तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका। तो देख रहे हैं ना कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से बस इसको एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, पूरा का पूरा आप आराम से लगा पाओगे। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क लगा लो। ठीक है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये प्रश्न हमेशा आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, प्रश्न त्रिभुज से हमेशा आता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उनका भुजा का अनुपात दिया है 4 संबंधे 9, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो एक मैं आप लोगों को बताता हूं, सूत्र याद रख लीजिएगा, थ्योरम है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें भाई क्षेत्रफलों में अनुपात ही तो निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो भुजा दिया हुआ है उसका वर्ग कर देंगे। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है 4 संबंधे 9, तो यहाँ पे 4 का वर्ग कर देंगे, संबंधे 9 का वर्ग कर देंगे, सिंपल। तो यह जाएगा आप लोगों का 4 चौको 16 और 9 81, बस बात खत्म। तो अगर आप लोगों को भुजा दे दे, जैसे यहाँ पे हमको भुजा दिया है, तो भुजा देकर अगर आपको क्षेत्रफलों में अनुपात पूछे तो आप उसका वर्ग कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रफलों में अनुपात दे देता है और भुजाओं का अनुपात पूछ लेता है, तो उस समय आपको वर्गमूल करना होगा, उस समय वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कितना आंसर आया 16 संबंधे 81 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया ही होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन सी 16 संबंधे 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो ये प्रश्न आप लोगों का निर्देशांक ज्यामिति से है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फार्मूला याद रहेगा तुरंत आप कर डालोगे, और याद होना ही चाहिए फार्मूला, क्योंकि फार्मूला बेस ही है, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कोई नहीं लगा पाएगा इसको। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, तो 2 बिंदु दिया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है कितना होगा। तो सिंपल देखिए, इस बिंदु को, एक बिंदु यहां मान लेते हैं, एक बिंदु यहां मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये बिंदु ए है और इसको मान लेते हैं बी है। मान लेते हैं, एक निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है कितना 5,0 दिया हुआ है, और इसका निर्देशांक दिया है -12,0 दिया हुआ है। कह रहा है कि इनके बीच की दूरी हमें बता दीजिए। तो सिंपल, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम अगर ए बी निकालना चाहें तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, सिंपल। और ये आपका क्या होता है x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है आपका y2। अब बस सब रख देना है मान। चलिए x1 की वैल्यू कितना दिया है 5, माइनस x2 की वैल्यू कितना दिया है -12, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बीच में आप प्लस लगा दो। फिर y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है ये भी 0, इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसको हल करें तो यहाँ हो जाएगा 12 5 17, 17 का होल स्क्वायर, और 0 में से 0 गया तो 0 का होल स्क्वायर। तो इसे अगर हल करना चाहें तो हो जाएगा 17 को कितना होता है 289, और प्लस इधर 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 का वर्ग करेंगे तो 289 में 0 जोड़ेंगे तो 289, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 17। ठीक है, दूरी आ जाएगा। तो देखिए दिया है 17, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 17 इकाई होता है। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। तो समझिए कि सूत्र अगर मालूम है तभी आप कर पाओगे, सूत्र याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों का दूरी ही पूछा है लेकिन लॉजिकल पूछता है। ठीक है, यह सबसे ज्यादा, वो तो नहीं लेकिन यह जरूर देता है, लॉजिकल देता है। ठीक है,
और इसमें भी वही सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे सवाल को बस थोड़ा सा घुमा दिया है। कह रहा है कि बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी है। अब देखिए इसका बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी दे दे कि बिंदु -3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो देखिए बहुत सिंपल है। तो देखिए हमसे पूछा क्या है, यक्ष अक्ष से दूरी, यक्ष अक्ष से दूरी हमसे पूछा है। तो जब भी यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो उसका आंसर आएगा बिंदु y का निर्देशांक, बिंदु y का निर्देशांक ही यक्ष अक्ष से दूरी कहलाएगी। ठीक है, कितना सिंपल है। तो यक्ष अक्ष से दूरी मतलब बिंदु y का निर्देशांक, तो ये इसको बोलते हैं यक्ष, इसको बोलते हैं y। तो बिंदु y का निर्देशांक कितना है, 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना सिंपल है, तुरंत आप इसको क्लिक कर दोगे। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर यही पूछ देता कि y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछता तो लिखते हैं बिंदु यक्ष का निर्देशांक, मतलब -3 हो जाता आंसर। तो इतना सिंपल ट्रिक है, आप देखते ही बता डालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो देखते ही आंसर कर डालोगे इसको। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो कितना सिंपल हमसे पूछा हुआ है, देखिए लॉजिक क्या लगेगी यहाँ पे। सेक थीटा बराबर हमको 2 दिया है, तो हम जानते हैं सेक थीटा, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे सेक लिखा है ना, तो आप सेक की लिस्ट में देखो कि सेक कितना अंश का वैल्यू का मान 2 होता है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि सेक 60 अंश के वैल्यू का मान 2 होता है, तो 2 को हम लिख देंगे सेक 60 अंश। अब यहां से सेक कैंसिल, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। ये हो गया आंसर। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटा ही पूछेगा। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 अंश, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न तुरंत लग जाएगा। देखिए क्या बोला हुआ है कि यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, और कह रहा है कि थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा आना चाहिए, तो कोण जो थीटा है वो किसके बराबर होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए समझिए, यहां पर हमको दिया है cos थीटा बराबर है sin थीटा को, तो क्या मैं sin थीटा को लिख सकता हूं क्या, cos 90 माइनस थीटा। बिल्कुल फार्मूला ही होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो sin थीटा को हमने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए cos से cos कैंसिल, अभी हो गया थीटा, माइनस थीटा इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस थीटा, और बराबर इधर बच जाएगा आप लोगों का 90। तो थीटा थीटा मिलकर हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2, यहां से कटा दें तो थीटा बराबर आ जाएगा 45। कितना सिंपल है, दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस लॉजिकल आपको मल्टी उसका मालूम होना चाहिए, मेथड तरीका क्या है, इसके बाद तुरंत कर डालोगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का ट्रिक क्या होता है कि जो बोला है उसका डायग्राम पहले बनाओ, डायग्राम सही बन गया तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर डालोगे। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करोड़ी में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखिए कोई भी मीनार होगी तो धरती पे ही खड़ा होगी, ये मान लेते हैं धरती है, और यहाँ पे मीनार खड़ी हुई है। मीनार ये क्या है, मीनार कितनी ऊंची है भाई, 20 मीटर ऊंची है मीनार। ठीक है, 20 मीटर ऊंची है, यहाँ पे लिख भी देता हूं नाम, यह मीनार है। ठीक है, और इस मीनार इस तरह खड़ी थी, इसकी छाया जमीन पे बनेगी, तो मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक इसकी छाया है, इस मीनार जो खड़ी है इसकी छाया बनी हुई है। ठीक है, ये छाया है। अब कह रहा है कि छाया कितना भी लिख भी देता हूँ, 20 करोड़ी में 3 मीटर छाया इसकी, ये छाया है, यहाँ लिख भी दूंगा कोष्टक में छाया, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये छाया है। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से ऊपर देखने पे, तो नीचे से ऊपर देखने मतलब ये वाला थीटा कोण पूछ रहा है, तो इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, थीटा पूछा है। तो देखो क्या होता है, इस तरह प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को, ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश है ना, समकोण त्रिभुज। देखो कौन सी वैल्यू दिया हुआ है, एक तो आपको 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है आपका कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है हमेशा लंब, और यह जो नीचे है वो होगा आपका आधार। सबसे पहले देखो कि कौन कौन वैल्यू दिया है,
एक लंब दिया हुआ एक आधार, तो लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तुरंत लिखोगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखोगे टेन थीटा, थीटा की वैल्यू तो हमको निकालना है, बराबर लंब, लंब कितना है 20 बटे ए कितना है 20 करड़ी में 3 है, तो 20 से 20 कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ जाएगा टेन थीटा बराबर ऊपर 1 और नीचे करड़ी में 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 10 है, तो तुरंत 10 की लिस्ट में देखो, देखो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, 10 कितना अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 होता है, ठीक है, 10 कितना अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 होता है बताना है। तो भाई 10 30 अंश का वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3 होता है, तो 1 बटे करड़ी में 3 को हम लिख देंगे 10 30 अंश, और 10 से 10 कैंसिल, हो जाएगा थीटा बराबर 30 अंश, बस। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में 30 अंश दिया हुआ, बिल्कुल ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखिए प्रश्न यह है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि है, कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है, बस फार्मूला आपको लगाना है, आंसर मिल जाएगा तुरंत। तो चलिए देखते हैं, कह रहे किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कितना 616, ठीक है। यहां से आप करो आर की वैल्यू निकाल लो, पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है, कितना सिंपल। अब करना क्या है आपको, इसे कटाओ 2 से 11 बार में, इसे कटाओ 2 से, 2 3 6 0 2 8 16, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 दूनी के 22, 8 बच जाएगा 8 88, 11 8 88, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7, उधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 7 गुणे के 28, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ आर की वैल्यू निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यह वर्ग तो हो जाएगा वर्गमूल में 7 गुणे 4 वर्गमूल, आर बराबर यहाँ तो 7 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितना आ गया 14, तो कटाओगे तो 7 दूनी के 14, तो 2 2 4, अब 22 चौक को कितना हो जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा परिधि। देखिए दिया होगा जरूर से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कितना 88 सेंटीमीटर। तो देख पा रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन, बस फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इसके बाद आप आसानी से कर डालोगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई हैं, इस प्रकार की गोलियों की संख्या है, ठीक है, गोलियों की संख्या हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं कितनी गोलियां बनाई गई हैं। तो बात को पहले ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आप लोगों का एक गोला है, ठोस गोला है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, ठीक है, और इनकी गोलियों का जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर, हर एक गोली की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कितनी गोलियां बनाई गई हैं, तो भाई जाहिर सी बात है चाहे जितनी भी गोलियां बनाई गई हो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको कितना मालूम है कि जो एक गोला था, इस गोले की जो त्रिज्या इस गोले का जो आयतन होगा, वो आयतन जितने भी यहाँ पे गोलियां बनी होंगी उन सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उतने ही आयतन को पिघलाकर सारी गोलियां बनाई गई होंगी, तो इन सभी गोलियों का आयतन जो है वो बराबर होगा इस एक गोले के आयतन को। तो इसकी कैपिटल आर त्रिज्या मान लेते हैं, इसकी स्मॉल आर त्रिज्या मान लेते हैं, मतलब ये भी गोला है ये भी गोला है, तो इस गोले की जो आयतन होगा इस छोटे वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो जब भी अनुपात पूछे, अब बराबर पूछे तो अनुपात ले लिया जाता है, जैसे ये बड़े गोला है तो
तो बड़े गोले का जो आयतन होगा, फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये बड़े गोला वाला है। बटे में छोटे गोले वाला क्या है, तो उसका भी यही हो जाएगा 4/3 पाई, बस कैपिटल आ रहे थे यहाँ पे स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई पूरा कैंसिल। ठीक है, ऊपर बचेगा आर क्यूब, मतलब कि 10 का क्यूब, मतलब 10 × 10 × 10 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब, मतलब स्मॉल आर क्या है 2, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो 2×5 = 10, 2×5 = 10, 2×5 = 10, मतलब कि बच गया आपका 5×5 × 5, तो 25, 25 125, 125 गोलियां बनाई जाएंगे भैया। ठीक है, 125 गोलियां बनाई जाएंगी। तो देखिए कितना सिंपल है, बस आपको मेथड तौर तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए, तो कितना दिया था देख लें, दिया 125। ऑप्शन भी मिलना चाहिए भैया ना, कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, तो ऑप्शन में तो मिल गया, तो इस पे हम ट्रिक लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न क्या पूछा है? 16वां प्रश्न, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, समांतर माध्य पूछा है, बिल्कुल लगा देंगे। देखिए क्या ट्रिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही होगी 1 से लेकर 9 तक, इनका समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य जब भी आपसे पूछे, समांतर माध्य, तो जितनी भी संख्या दिया हुआ है सबका योग कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, अब बटे में जितनी संख्या उसका भाग लगा दो, टोटल 9 संख्या, 9 संख्या का भाग लगा दो, सिंपल। अब जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 9 45, तो 45/9 काट दो, 9×5 = 45, 5 है इसका समांतर माध्य आएगा। देखो दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट जो कि पूछता है एग्जाम में, यही 2 प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, वो वाला प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप लोगों को बहुविकल्पीय पूछा जाएगा। तो बारंबारता बटन का माध्य, देखो माध्य आपको दे दिया है और यहाँ पे माध्यिका दे दिया है, पूछा है बहुलक। एक फार्मूला होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों को मिला के एक फार्मूला बनता है। ठीक है, इस फार्मूला को आप लोगों को रट जाना है। बहुलक क्या फार्मूला होता है, बहुलक बराबर, याद कर लेना बहुत छोटा है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। यह फार्मूला रटा होना चाहिए, बहुविकल्पीय प्रश्न इस पे आता है। ठीक है, तो हालांकि बहुलक ही पूछा है ना, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, अब माध्यिका तो दिया है 20, ठीक है, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य, माध्य भी दिया है कितना 20.5, तो करेंगे तो हो जाएगा 20×3 = 60 और माइनस ये हो जाएगा आपका कितना 20×2 = 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 घटा देंगे, 60 में से 41 घटाएंगे भैया तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, 5 5 में से 4 गया तो 1 19, बहुलक का वैल्यू कितना आ जाएगा 19 दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो तो यह फार्मूला रटा होना चाहिए, बहुत ही इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख के रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा हुआ है, देखो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह पूछता है प्रश्न, बोला कि यदि 27, 23, x - 4 x + 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य है। देखो समांतर माध्य आगे दे दिया कि 15, तो x का मान पूछ रहा है। अभी हमने बताया आप लोगों को समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जितना दिया हुआ उसका योग, तो समांतर माध्य बराबर, तो क्या होता है हमने बताया अभी, माध्य बराबर फॉर्मूला लिखा था ना, समांतर माध्य बराबर जितनी भी संख्या दिया हुआ उसका योग करो, तो उनका योग मतलब क्या हो जाएगा 27 प्लस के 23 और प्लस के x - 4 और प्लस के x + 4 और प्लस के 15 3 7 15 + 3 और प्लस के 7 और क्या दिया है बस
इतना यक्स का वैल्यू पूछा है, यक्स का मान। तो समांतर माध्यम को ऑलरेडी दे रखा है, कितना है ये समांतर माध्य 15, समांतर माध्य 15 बराबर, ठीक है। और कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 बराबर, जोड़ेंगे इसको, जोड़ा जाए कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को जोड़ने पे, ठीक है। यहां से जोड़ेंगे, देखिए इसको इसको देखिए, यक्स और यक्स मिलके तो ये 2 यक्स हो जाएगा, इसका काम खत्म, 2 यक्स। ये आपका -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। 7 3 10, 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 50 यहां से, ठीक है, 50 तो यहां से आ गया, और 50 और यहां से अगर 15 जोड़े तो 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 65 65 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, 68 और 7 कितना हो जाएगा 75, मतलब 2 यक्स प्लस 75, और बटे में टोटल संख्या 7 है ही, तो यहां से गुणा करेंगे तो 15 7 105, 105 बराबर 2 यक्स प्लस 75 आ जाएगा। अब सिंपल 75 को इधर ला दो, तो 105 माइनस के 75 और बराबर के 2 यक्स, घटेगा तो कितना आ जाएगा 30, 30 बराबर 2 यक्स, तो 2 से काट दो, कितना बार में कट जाएगा 15 बराबर यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 15, यही हमसे पूछा था कि यक्स की वैल्यू क्या होगा, तो यक्स की वैल्यू 15 होगा। देखते हैं दिया कि नहीं, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखो अगला प्रश्न क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले, कोई सा भी ले ले, बस धनात्मक होना चाहिए। p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, p +1 2p +1। बहुत लोगों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कहना क्या चाह रहा है यार। कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले, धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होता है, कोई सा भी ले ले, और इन चारों सूत्र में कौन सा कोई सा भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वह हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो यह होगा, ये तो कभी नहीं होगा। पी होगा, पी का वैल्यू 1 रखेंगे तो विषम तो आएगा, लेकिन पी का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये तो सम आ गया, ये तो होगा नहीं। इसमें ये भी नहीं होगा क्योंकि पी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, सम आ गया पहले ही, ये भी नहीं होगा, ठीक है। p+1 अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 1 2, फिर सम आ गया नहीं, तो यह जो बचा है यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। यहाँ p का वैल्यू कुछ भी रखो, बस धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो हमेशा आपको विषम पूर्णांक ही देगा। जैसे 1 रख लो तो 2 कम 2 1 3, तो 3 भी देखो विषम है। 2 रख लो 2 दूनी के 4 1 5, ये भी देखो विषम है। 0 रख लो तो 0 इसका गुणा करो तो 0, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, ये भी देखो विषम है। 5 रखना, 5 रखना 5 दूनी के 10 1 11, मतलब तुम कोई सा भी वैल्यू रख लो वो तुम्हें हमेशा रिजल्ट में विषम पूर्णांक ही देगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं 20वां, और 20वां तो बहुत ज्यादा सिंपल पूछ दिया भैया, ठीक है। 20वां क्या प्रश्न है, समीकरण जो दिया हुआ है मूलों का योग पूछा है, मूलों का योग होगा, सिंपल हमसे पूछा है यहाँ पे मूलों का योग। तो देखो मूलों का योग का एक फार्मूला होता है, चाहोगे तो आप समीकरण बना के हल कर देना, लास्ट में 2 मूल आएंगे उसको जोड़ के आंसर बता सकते हो। लेकिन मूलों का योग पूछे चाहे मूलों का गुणनफल पूछे, एक फार्मूला होता है। जैसे 2 मूल हैं, 2 ही मूल निकलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो एक मूल को हमने अल्फा मान लिया, एक मूल को हमने बीटा मान लिया, तो 2 मूलों का योग फल मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब भी पूछे कि मूलों का योग फल, तो इसका फार्मूला सिंपल होता है माइनस यक्स का गुणांक, लिख लो माइनस यक्स का गुणांक, ठीक है, और बटे में यहाँ पे होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो माइनस तो लगेगा, यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है -3, तो -3 और बटे में यहाँ पे 1 मिनट, बटे में यक्स स्क्वायर गुणांक, यक्स स्क्वायर 5, तो 5 माइनस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा +3 और नीचे 5, 3/5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। देखो दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
और एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, और गुणनफल पूछ देगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो अल्फा इंटू बीटा। अगर गुणनफल पूछ दे तो सिंपल अचर पद और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है, अचर पद में जिसमें यक्स न लगा हो, बस सिंपल। जैसे मैं यहाँ पे, ये सवाल कहाँ गया भैया, हाँ, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, चाहे कुछ भी आ जाए उसके साथ यक्स न लगाओ, ठीक है, मतलब चर न लगा हो, ठीक है। यक्स वाई जेड जो होता है चर होता है। अचर मतलब जिसमें चर नहीं लगा हो, सिंपल, बस आपका अचर हो। तो अचर पद को लिख देंगे और नीचे एक्स स्क्वायर गुणन लिख देंगे, तुरंत आपका गुणनफल भी निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 20 देख लिया, अब हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इस पे आप लोग स्टार बना लो। ठीक है, इस कैटेगरी के प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं, कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या मेन होता है इसका हल करने का तरीका, लास्ट में पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। अब भिन्न आपको मालूम नहीं है, वही ज्ञात करना है। सबसे पहले आप भिन्न को मानोगे, ठीक है, लिखोगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न यक्स बटे वाई है, यक्स बटे वाई है। क्योंकि भिन्न क्या होता है, जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वही भिन्न होता है। तो हमने अंश को x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, मतलब भिन्न क्या हो गया, हमारी x बटे y हो गई। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भिन्न तो हमने मान लिया कि x बटे y है। कह रहा है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है। कह रहा है 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो देखिए भिन्न तो हमारे पास है x बटे y, अंश इसमें क्या है x, और इसमें से एक घटाया जाता है। जैसे इसमें से एक आप घटाओगे तो ये भिन्न हो जाती है 1/3, तो इसे हम लोग 1/3 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक, तथा बोला है एक पॉइंट और यहाँ बीच में लगाएंगे, तथा बोला है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न तो हमारी वही रहने वाली है x बटे वाई, इस बार हर में 8 जोड़ने के लिए बोला है, तो हर में 8 यहाँ जोड़ देंगे और ये भिन्न हो जाएगी कितनी, 1/4। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए 3 को गुणा x में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 3 को गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर y को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, यहाँ से आप 3x प्लस y इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के y, और ये माइनस के 3 तो इधर आपका है ही, बराबर में 0। यहाँ देखो समीकरण नंबर आपका पहला बन के तैयार हो गया। इसी तरह यहाँ से समीकरण दूसरा निकल जाएगा। तो 4 को गुणा x में करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर y प्लस 8 को गुणा 1 में करोगे तो y प्लस 8 ही आने वाला है। अब इसको इधर भेज दो, ठीक है, इस सारे पोर्शन को इधर भेज दो तो हो जाएगा आप लोगों का 4x, और माइनस प्लस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के वाई, और प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर के 0। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, ये समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को हल कर दो। यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। ठीक है, घटाने पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटाने पर, ठीक है, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला घटा दो। चलिए अब समीकरण दूसरा में समीकरण पहला घटा देते हैं, सिंपल। समीकरण दूसरा क्या हमारे पास यहाँ पे नोट करेंगे, समीकरण दूसरा हमारे पास सिंपल है 4x और माइनस के वाई माइनस के 8 बराबर के 0, और इसमें से घटाना है समीकरण पहला क्या आपके पास 3x और माइनस के y और माइनस के 3 बराबर के 0। चलो घटा देते हैं। घटाने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये आपका प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये भी माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे कि माइनस वाई से ये प्लस वाई कैंसिल, बच गया आपका 4x और माइनस के 3x। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा x।
इधर बच गया -8 और +3। -8 में से +3 जाएगा तो बचेगा -5 और बराबर इधर बच गया आपका 0। तो यहाँ से x का वैल्यू चाहोगे तो निकाल दो। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो +5। तो x बराबर आ गया आपका 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, या तो पहला में रख दो या तो दूसरा में रख दो। तो चलो लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपका मान समीकरण 2 में भी रख सकते हो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस के y और -3 बराबर के 0। जहां पे भी x आएगा वहां पे 5 रख दो, तो 3 गुणे x आ गया तो यहाँ 5 रख लो, माइनस के y -3 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और -y -3 बराबर के 0। ये देखो 15 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा आप लोगों का 12 -y बराबर के 0। तो हो जाएगा आपका 12 और प्लस y उधर जाएगा और -y उधर जाएगा तो प्लस के y, मतलब y बराबर क्या आ गया यहाँ पे 12। तो x बराबर 5 और y बराबर 12 आ गया। हमसे पूछा था कि भिन्न क्या होगी, तो लिखेंगे अतः भिन्न। तो भिन्न क्या होगी, भिन्न को हमने क्या माना था शुरू में, तो भिन्न को हमने माना था x बटे y माना था। तो x का वैल्यू आई गया कितना आपका 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 12, अतः वो भिन्न क्या है 5/12 है। तो देखिए इस प्रकार इसको हल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं दिखा देता हूँ एक बार और नोट कर लीजिए। यही प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो स्टार बना लो इस प्रश्न में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हल करोगे इसका तरीका समझ लो। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे, सिंपल। देखिए दो कंडीशन दिया हुआ है, एक तो धारा के अनुकूल, एक धारा के प्रतिकूल। दो कंडीशन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। देखिए धारा के अनुकूल मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है, जैसे ये आप लोगों का नदी है, ठीक है। दो कंडीशन बनेगा। धारा के अनुकूल का मतलब ये चीज होता है कि ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ऋतु इसमें बैठी है, ठीक है। ये ऋतु बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। देखिए ऋतु धारा के अनुकूल, ये ऋतु जो है धारा के अनुकूल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये कंडीशन लोग धारा के अनुकूल देख रहे हैं। धारा के अनुकूल को मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही ऋतु भी बह रही है। तो धारा के अनुकूल मतलब ये ऋतु बह रही है, ऋतु की हम लोगों को चाल पूछा है। मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल है, ठीक है। और ये आपका धारा बह रही है, धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इधर धारा बह रही है, उधर ही आप लोगों का ऋतु भी बह रही है, मतलब धारा के अनुकूल। और एक कंडीशन आप लोगों का यह है कि एक बार धारा के प्रतिकूल जा रही है। धारा के प्रतिकूल का मतलब ये चीज होता है कि ऋतु तो इधर जा रही है आप लोगों की, उल्टा साइड आ रही है इधर, और धारा बह रही है आपकी इस साइड। तो ये कंडीशन हो जाएगा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टा, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशन होता है यहाँ पे। अगर मैं चाल की बात करूं तो धारा के अनुकूल का मतलब ये चीज होता है कि धारा जिधर बह रही है उधर ही कोई व्यक्ति भी बह रहा है, तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो टोटल चाल की बात करें तो इसका x किलोमीटर और इसका y किलोमीटर दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, टोटल चाल की बात करें। और धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है कि चालें जो होती हैं घट जाती हैं। तो अगर यहाँ चाल की बात करें धारा के प्रतिकूल तो चाल घट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये दो कंडीशन दिया था, दोनों का चाल हमने निकाल दिया। इसके बाद बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को लिखेंगे कि 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखिए 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रही हो, धारा के अनुकूल
तैरने में लगा समय, तैरने में लगा समय। तो देखिए 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में कितना समय लग रहा है उसको, 2 घंटे। उसमें बोला है 2 घंटे लग रहा है, वही तो बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय कितना, उसको 2 घंटे है। ठीक है, इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब कि यहाँ लिखेंगे कि 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय, तैरने में लगा समय। तो 4 किलोमीटर जब धारा के प्रतिकूल तैर रही है तो कितना समय लग रहा है, तभी भी उसको 2 घंटे ही लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, फार्मूला सबको मालूम है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे के चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, जो कि 2 घंटा दिया है। इसमें भी आपका यही नियम लगेगा कि दूरी बटे क्या है, चाल। तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, जो कि 2 घंटे दिया है। तो इसको लिखोगे कैसे अलग अलग सिचुएशन में, एक बार मैं लिख रहा हूँ धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय। तो देखो दूरी कितना है, तो दूरी है आपका 20 किलोमीटर। चाल कितना है, तो धारा के अनुकूल चाल कितना था, x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर समय कितना है, 2 घंटे। तो हमने 2 लिख लिया। इसी प्रकार यहाँ पे बनेगा दूरी, दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल था x माइनस के वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस के वाई, और बराबर समय कितना है, 2। इसको अगर हल करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये तो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 10, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा 10 में करोगे तो हो जाएगा 10 बराबर x प्लस वाई का गुणा 1 में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, गुणा करोगे तो आपका x प्लस वाई ही आने वाला है। ठीक है, और इसका गुणा देखो, 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 बराबर, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, x माइनस वाई को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा x माइनस के वाई। अब यहाँ से देखो समीकरण नंबर पहला और यहाँ से समीकरण नंबर दूसरा आ गया। अब सिंपल समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ दो, क्योंकि ये आपका प्लस वाई है, आपका माइनस वाई है। लिखोगे समीकरण पहला प्लस समीकरण दूसरा जोड़ने पे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का x प्लस वाई बराबर 10, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पे ये होगा कि आपका प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, बच जाएगा x x मिलकर हो जाएगा आप लोगों का 2x बराबर 10, और 2 मिलकर हो जाएगा 12। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 12 बटे के 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। अब x का मान समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी रख लो, यहाँ लिख दो x बराबर 6 का मान, 6 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तुम्हारा मन कर रहा है 1 में रख लो, 1 में भी रखने पर आंसर आ जाएगा। 2 में रखोगे तो हो जाएगा 2 बराबर x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई बराबर 6, और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x बराबर 6 वाई बराबर 4 आ गया। यही हमसे पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो पूछा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो धारा की चाल को हमने क्या माना है यहाँ पे, वाई। ठीक है, और स्थिर जल में तैरने की चाल को हमने क्या माना है, एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर जैसा कि आपने देखा आ गया आप लोगों का 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और वाई बराबर आ गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार इसको लगाएंगे, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वाला प्रश्न है, और एज वाला प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, और यह प्रश्न 4 नंबर के लिए बनते हैं, और हमेशा यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। एज वाला जो मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए एज वाले जब भी क्वेश्चन आएगा उसका
सिंपल तरीका एक होता है, बहुत लाजवाब तरीका होता है, वही बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी दुनिया के एज वाला क्वेश्चन आ जाएगा उस पे लग जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले अब देखो किसकी बात हो रही है, इसमें सिर्फ रहमान की बात हो रही है, और कोई दिया है क्या? नहीं, रहमान दिया है। सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे यहाँ पे वर्तमान आयु का। क्या बनाओगे? वर्तमान आयु का पहले आप कॉलम बना लो एक सिंपल, क्योंकि ये जो वाले क्वेश्चन में पहला कॉलम वर्तमान आयु का ही होता है। इसके बाद फिर देखो कितने वर्ष की बात किया गया है। देखो 3 वर्ष पूर्व की बात की गई है और 5 वर्ष पश्चात की बात की गई है। तो पहला कॉलम बनेगा 3 वर्ष पूर्व की, 3 वर्ष पूर्व आयु, और एक कॉलम बनेगा आप लोगों का 5 वर्ष पश्चात आयु। ठीक है, 5 वर्ष पश्चात आयु, जिसकी बात हो रही होगी उसका आप लोग कॉलम बना लेना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आयु। ठीक है, इसके बाद देखो आप इस तरह इसको अंडरलाइन कर लो, और यहाँ पे देखो कितने लोगों की बात की गई है। मात्र एक ही लोगों की बात की गई है, वो है आपका रहमान। तो इसमें आपको होगा रहमान। ठीक है, और 2 लोगों की बात हुई तो एक लोग नीचे बना दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लोगों की बात हुई रहमान की। देखो सबसे पहले वर्तमान आयु, हमसे वही पूछा है, वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो वर्तमान आयु को हमेशा यक्स मानते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान आयु अगर यक्स वर्ष हो गया रहमान की, तो 3 वर्ष पूर्व कितने आयु का रहा होगा? तो यक्स माइनस 3 वर्ष का रहा होगा, सिंपल। अगर वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, तो अब से 5 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा? तो यक्स प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, सिंपल। तो देखो पूरा का पूरा एज निकल गया कि 3 वर्ष पूर्व कितनी वायु का रहा होगा? यक्स माइनस 3, और अब से 5 वर्ष बाद कितने वायु का रहेगा? यक्स प्लस 5। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है? एक्स माइनस के 3, इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम करोगे तो एक नीचे होता है तो एक ऊपर चला जाएगा, और यक्स माइनस 3 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, फिर बोला है कि अब से 5 वर्ष आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 5 वर्ष बाद यक्स प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करोगे तो हो जाएगा 1/के एक्स प्लस के 5। अब इनका योग, तो इनका योग कितना दिया है? 1/3 हो जाता है, तो 1/3, सिंपल। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लो। चलो सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स माइनस के 3 और एक्स प्लस के हो जाएगा 5। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल, एक्स प्लस 5 को गुणा 1 में करोगे तो एक्स प्लस 5 आने वाला है, बीच में आप प्लस उतार लो। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल, एक्स माइनस 3 को गुणा 1 में करोगे तो एक्स माइनस 3 आएगा, और बराबर ये हो गया आपका 1/3। अब इससे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स एक्स मिलके हो जाएगा यहाँ पे 2x, और प्लस 5 माइनस 3 घटेगा, कितना बचेगा? प्लस के 2, और बटे में एक्स गुणा एक्स में करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 5 गुणा एक्स में करोगे तो हो जाएगा प्लस के 5x, और माइनस 3 को गुणा एक्स में करोगे तो माइनस के 3x, और माइनस 3 को गुणा प्लस 5 में करोगे तो माइनस के 15। ठीक है, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 1/3। इसे हल करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 2x प्लस के 2, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 5x में से 3x जाएगा तो प्लस के 2x, और माइनस के 15 बराबर 1/के हो जाएगा यहाँ पे 3। चलिए इसे हल करेंगे तो गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6x और प्लस 3 दूनी के 6 बराबर, इसका गुणा 1 में करोगे तो उतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 15। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको उस साइड, सबको उस साइड लेके चले जाओ, तो इधर बच जाएगा 0, बराबर इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 6x इधर जाएगा तो माइनस के 6x, प्लस के 6 इधर जाएगा तो माइनस के 6 और माइनस के 15। तो इधर तो बच गया आपका 0, बराबर ही हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इन दोनों से घटेगा तो हो जाएगा माइनस के 4x, और दोनों जुटेगा तो माइनस के 21। इसको अगर सही से लिखूं इस तो इधर कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 21 बराबर के 0। अब ये आप लोगों का द्विघात समीकरण बन गया, अब इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए गुणा करने पे आप लोगों का, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो गुणा करने पे आप लोगों को आना चाहिए माइनस के 21, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस के 4। ठीक है, तो देखिए कोई ऐसा इक्वेशन बन रहा है
तो बिल्कुल बनना है 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। ठीक है, अगर +7 ले लूं और -4 ले लूं तो काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 और 4 ले लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 में तब 4 पूरा करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या 21, तो यहाँ 7 और 3 का पेयर बनेगा, तो 7 त्रिके 21, 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी हो जाएगा। सिंपल बन गया। अब यहाँ लिखेंगे x² माइनस के 7x और प्लस के 3x और माइनस के 21 बराबर के 0। ठीक है, क्योंकि 7 में 3 को गुणा करेंगे तो -21 भी, और -7 में से 3 जाएगा तो -4 भी हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ा बना लेते हैं, यहाँ से x का मूल्य लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 7, और यहाँ से 3 का मूल्य लोगे तो हो जाएगा x माइनस 3 7 21 बराबर के 0। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो सिंपल मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ नीचे। यहाँ पे भी x माइनस 7, यहाँ पे भी x माइनस 7 है, x माइनस 7 तो कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर के 0। तो यहाँ पे एक बार x माइनस 7 बराबर 0 कर दो, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 कर दो, तो हो जाएगा x बराबर के -7 उधर जाएगा तो +7, हो जाएगा x बराबर के -3। तो -3 तो आंसर में होगा नहीं, जब भी आयु लेंगे तो प्लस वाला लेंगे, तो x बराबर 7, और वर्तमान आयु को हमने x माना था, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, अब जाके ये क्वेश्चन पूरा संपूर्ण रूप से हल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एज वाले क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न को नोट कीजिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और ऐसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हमने बता दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।